कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। 50 एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसमें ईवीएम को हैक किया जा सकता है। एक मत है कि ईवीएम पे सवाल जो पैदा किया जा रहा है, सवाल आज से नहीं, जब से ईवीएम लागू हुई है उस वक्त से ही सवाल इस पे उठाए। क्योंकि ईवीएम से पहले ये लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे, और अब बूथ कैप्चरिंग के बाद में ईवीएम कैप्चरिंग हो रही है। सिस्टम है, इन्होंने सारे सिस्टम को इसलिए हाईजैक किया हुआ है ताकि ये सत्ता में बने रहे और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते रहे। क्योंकि जो ईवीएम है वो कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। आप ये देखिए कि ईवीएम पॉलिसी को कभी पार्लियामेंट ने अडॉप्ट नहीं किया, इस मुद्दे को कभी भी पार्लियामेंट के अंदर ना उठाया गया, ना ही इसका कोई ईवीएम का बिल पास किया गया। ईवीएम हटा के जो है बैलेट से इलेक्शन कर ले तो फिर बता देंगे कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे। परंतु मुस्लिम से नफरत कर रहा है, शेड्यूल कास्ट से नफरत कर रहा है। मुस्लिमों का एक लीडर अगर पैदा होता है तो सारे मुस्लिम उसके पीछे लग जाते हैं। और रही मोदी के चेहरे की बात, तो मोदी के चेहरे की अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो वो लाइट लगा के चमकाने को मोदी का चेहरा नहीं बोलते, क्योंकि आपस में फूट का जो सबसे ज्यादा फायदा है वो ये लोग उठा रहे हैं। देखिए, अगर ये विनाश का नाम ही विकास रख दे तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने विनाश का नाम ही विकास रखा हुआ है। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा आया है, अब लगातार ईवीएम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ईवीएम कहीं ना कहीं हैकिंग हुई है। बहुत सारे नेता भी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सत्यप्रकाश सर। जिस तरीके से ईवीएम पर अब सवाल खड़ा किया जा रहा है तो कैसे देख रहे हैं, क्या ईवीएम हैक हो सकती है? देखिए, मेरे एक मत है कि ईवीएम पे सवाल जो पैदा किया जा रहा है, सवाल आज से नहीं, जब से ईवीएम लागू हुई है उस वक्त से ही सवाल इस पे उठाए जा रहे हैं। क्योंकि जो ईवीएम है वो कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। आप ये देखिए कि ईवीएम पॉलिसी को कभी पार्लियामेंट ने अडॉप्ट नहीं किया, इस मुद्दे को कभी भी पार्लियामेंट के अंदर ना उठाया गया, ना ही इसका कोई ईवीएम का बिल पास किया गया। परंतु ये ईवीएम का मुद्दा एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिससे लगता है कि लोगों को कि ईवीएम से ही सारा खेल हो रहा, बल्कि ऐसा नहीं है। खेल वो है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ ईवीएम को ही दोष देना, तो मैं ये नहीं मानता, क्योंकि ईवीएम से पहले ये लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे, और अब बूथ कैप्चरिंग के बाद में ईवीएम कैप्चरिंग हो रही है, और ईवीएम कैप्चरिंग के नाम पर ये हम लोगों को विभाजन करके बैठे हुए हैं। और ये मानिए कि ये सभी लोग एक हैं, परंतु मुस्लिम से नफरत कर रहा है, शेड्यूल कास्ट से नफरत कर रहा है। मुस्लिमों का एक लीडर अगर पैदा होता है तो सारे मुस्लिम उसके पीछे लग जाते हैं। शेड्यूल कास्ट का एक लीडर अगर कोई बड़ा है तो ये लोग उसी के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि आपस में फूट का जो सबसे ज्यादा फायदा है वो ये लोग उठा रहे हैं। और पूर्ण रूप से ईवीएम चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, परंतु हम लोगों को एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिससे कि हम इन लोगों के खिलाफ लड़ सके। लेकिन बीजेपी कह रही है कि विकास के नाम पे वोट पड़ रहा है, मोदी के चेहरे के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। देखिए, अगर ये विनाश का नाम ही विकास रख दे तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने विनाश का नाम ही विकास रखा हुआ है। और रही मोदी के चेहरे की बात, तो मोदी के चेहरे की अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो वो लाइट लगा के चमकाने को मोदी का चेहरा नहीं बोलते। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो वोट बैंक है, या जो ये ईवीएम हैकिंग है, या जो इनका मैनेजमेंट है, या इनका सिस्टम है, इन्होंने सारे सिस्टम को इसलिए हाईजैक किया हुआ है ताकि ये सत्ता में बने रहे और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते रहे। और जहां तक आप बात करते हो फेस वैल्यू की, कि मोदी का फेस वैल्यू, तो आप ईवीएम हटा दे, ईवीएम हटा के जो है बैलेट से इलेक्शन कर ले तो फिर बता देंगे कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अरे ईवीएम कैसे हैक हो सकती है? चुनाव आयोग है, बीजेपी के निष्पक्ष चुनाव आयोग है, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार। देखिए, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल निष्पक्ष है। इस भारत के अंदर जो सभी एजेंसियां वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रभावित हो जाती है। और रही बात ईवीएम हैक होने की, तो दुनिया के जो सबसे बड़े लोकतंत्र है भारत को छोड़ के उन सभी देशों में ईवीएम जो है बैन है। और 50 एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूं जिसमें ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और ईवीएम, अगर कोई चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि इलेक्शन में ईवीएम हैक नहीं हो सकती, तो वो बिल्कुल गलत है। ईवीएम हैक 100% हो सकती है। तो क्या आप चाहते हैं 24 का चुनाव ईवीएम से या बैलेट से? देखिए, मैं तो यही चाहता हूं कि जो 24 का जो चुनाव वो बैलेट से हो। अब आप कहेंगे आपने तो ये बात भी बोल दी कि भाई हैकिंग हो जाती है और जो है बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, तो ये कम से कम ये तो है कि हम जहां जिस इलाके में बैलेट पेपर से चुनाव हुए उनकी पुनः गिनती करवा सकते हैं, क्योंकि वीवीपीटी भी है। वीवीपीटी की जो पर्ची है वो भी कोई ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं है इलेक्शन को ठीक से कराने का। तो मतलब आपको लग रहा है कि जहां जीत हो रही है, तेलंगाना बीजेपी नहीं जीती, तो क्या वहां भी ईवीएम जिम्मेदार? देखिए,
मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको लगता है कांग्रेस और बीजेपी अलग हैं तो ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों की मिली भगत है, चाहे कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, किसी भी रूप में शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम को जो ये है रहनुमाई नहीं देंगे, उनकी ना सत्ता बनने देंगे ना ही उनकी राजनीतिक पार्टी बनने देंगे। और ये दोनों एक दूसरे का समर्थन कर ही सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, ये सारा का सारे जो राज्य है ये ईवीएम के माध्यम से ही मैनेज हुए। अब मायावती भी ट्वीट करके कह दी है कि जो नतीजे आए हैं वो गले नहीं उतर, तो क्या बड़ा आंदोलन होने वाला है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पहली पार्टी थी जिसने ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और सबसे ज्यादा जो विरोध किया था, परंतु दूसरी पार्टियां उस वक्त हंस रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ईवीएम से नहीं, उन्हें लगता था कि हम जो है ईवीएम को सेट कर लेंगे, परंतु ईवीएम सबके हाथ में ना आकर सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में ही काम कर रही है। तो अब सभी दलों को लग रहा है कि ईवीएम, और बहन जी ने जो है आवाज उठाई है, इस वक्त जो आवाज उठाई है वो पहले भी पुरजोर तरीके से इस बात की आवाज उठा सकी है। और रही बात आंदोलन की, तो हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से बहुजन समाज पार्टी इसका पूरा पुरजोर विरोध करेगी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तभी ईवीएम पर सवाल होता है, बाकी सब चुप हो जाते हैं। देखिए ये बिल्कुल बात सही है, जो समाज चाहे मुस्लिम हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो, जो अपने भाई के साथ बैठ के रोटी नहीं खा सकता, जिसे अपने भाई पे विश्वास नहीं है, जिसे अपनी खून पे विश्वास नहीं है, जिसे अपनी बिरादरी पे विश्वास नहीं है, वो एक देश तो क्या, वो एक गली का नेता नहीं बन सकता। वो जो मुस्लिम है, जो शेड्यूल कास्ट है, ये घर में अगर चार भाई हैं तो चारों अलग होते हैं, और दोष किसको देते हैं? ईवीएम को देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, ईवीएम जितना दोषी है उतना ही आज का सामाजिक संगठन दोषी है। मैं खुलेआम मैं खुल के करूंगा तेरे जुर्म की मुखालफत, तू वक्त का तख्ता नशी है, कोई खुदा नहीं। ये चार मुस्लिम जो है बैठ के खाना नहीं खा सकते, चार शेड्यूल कास्ट जो है बैठ के एक किसी मुद्दे पे एक मत नहीं हो सकते, और ये लोग ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल सही है कि ये मुर्दा कौमें जो है इलेक्शन के समय पे ही जागती है और फिर 5 साल के लिए बिरयानी और दारू पी के सो जाती है। और अगर आपको लगता है कि ये बात कि ईवीएम से आप लड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं। जो समाज टूट गए, जो बिरादरी टूट गई, जो जात टूट गई, जो कौम टूट गई, वो कभी अपनी रहनुमाई अपने लोगों को नहीं दे सकती। उनके खूनों में, उनके रगों में आज गुलामी दौड़ रही है, और गुलामी से ही वो आज संतुष्ट है। और जब इलेक्शन आएगा तो 2 दिन पहले जागेंगे और ये कह देंगे कि ईवीएम का मसला है, परंतु ये मसला ईवीएम का नहीं, मसला जो है समाज का है, मसला जो जमहूरियत का है, मसला जो है हमारी एक पहचान का है, जो कि बिल्कुल सामान्य रूप से नष्ट हो चुकी है। मुस्लिमों के मुद्दे पे शेड्यूल कास्ट साथ नहीं आएंगे, शेड्यूल कास्ट के मुद्दे पे मुस्लिम साथ नहीं आएंगे। तो जिस प्रकार वो बाजे की खिचड़ी के अंदर जो छाछ मिलाई जाती है, ये लोग जब तक नहीं मिलेंगे, ये लोग रहनुमाई की बात जो है सिर्फ टीवी पे और वीडियो पे करेंगे, उसके अलावा नहीं। मतलब ये मान लिया जाए कि मोदी को वोट दिया जा रहा है, जनता मोदी के नाम पे वोट कर रही है। देखिए बिल्कुल आप ये कड़वी सच्चाई है कि वो लोग जो है एक हो चुके हैं, और वो लोग जो है वो मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो एक रूप से एक विजन से काम कर रहे हैं, जबकि हमारे जो लोग हैं सभी लोग बिखरे हुए हैं और बिछड़े हुए हैं, और ये किसी भी मुद्दे पर एक मत नहीं है। वो सभी लोग एक है, उनके लिए विकास हो या विनाश हो, उनके लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा है सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता में लाना चाहिए, पूरे देश को बेच दे, चाहे यहाँ भूखमरी हो जाए, चाहे यहाँ कोरोना आ जाए, चाहे यहाँ नोटबंदी हो जाए, चाहे मुस्लिम मारे जाए, चाहे शेड्यूल कास्ट मारे जाए, चाहे हाथरस हो, चाहे खेल लांजी हो, चाहे बथानी टोला हो, चाहे नूह कांड हो, चाहे झज्जर कांड हो, चाहे हरियाणा कांड हो, चाहे दुलीना कांड हो, ये लोग जो है ये कौम मुल्दा हो चुकी है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर विश्व गुरु बनाना है मोदी को फिर से जिताइए। अरे विश्व गुरु, पहले तुम एक घर का गुरु तो बना लो, पहले एक गली का गुरु तो बना लो। मुझसे पूछो अगर विश्व गुरु है तो मेरे विश्व गुरु के पैमाने पर विश्व गुरु तो क्या, मैं गली का गुरु का ही मैं कोई इनको टाइटल ना दूं। विश्व गुरु तो बहुत बड़ी बात है। रही बात विश्व गुरु, तो विश्व गुरु अभी G20 हुआ था, सबसे पीछे खड़े हुए थे विश्व गुरु, और जब इन्होंने दिल्ली के अंदर अभी वो कराया था गेम, उसके अंदर जो विश्व गुरु है वो कोई नहीं आया, अपनी छाती पीट के खुद मचाए शोर। तो ये जो है बाकी बोले चोर चोर चोर, ये जो लोग हैं अपने आप को चाहे विश्व गुरु बोले या 56 इंच बोले, सबको पता है कि क्या हो रहा है। विदेशों में आज मोदी मोदी हो रहा है, इंडिया इंडिया हो रहा है, ऐसा हाँ बिल्कुल हो रहा है ना, इंडिया इंडिया। वो कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो है डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया, उन्होंने बोल दिया
की जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ के एक नागरिक के उसमें शामिल है, और विश्व के अंदर कई देश, चाहे चाइना हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएस हो, इन सभी से जो है हमारा टकराव चल रहा है। श्रीलंका से हमारा टकराव है, भूटान से हमारा टकराव है, पाकिस्तान से हमारा टकराव है, उसके अलावा बांग्लादेश से हमारा टकराव है। तो विश्व गुरु का जो टकराव है सब जगह है, और विश्व गुरु ऐसा है कि विश्व गुरु पूरी दुनिया के पटल पर भारत की बेइज्जती करा रहा है, कभी नई पोशाकें पहन के या नए नए नाटक करके। तो विश्व गुरु की सच्चाई क्या है फिर बता दीजिए आप। नौटंकी बाज लोग हैं ये, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। बस इन्हें पता है कि बंदर के हाथ में तलवार दी गई है, और उस तलवार से ये दूसरों को भी काटेंगे, खुद भी कटेंगे, और उसका नाम दे देंगे विश्व गुरु। थैंक यू सर।